पीएचडी कोई ऐसे ही नहीं कराता है जैसे सवर्ण जातियों में हो जाती है कि घर में बैठ करके ही वो दूसरे लिख देते हैं और वो पीएचडी हो जाती है। हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने उन दिनों जितना लिखना जानता था मैंने लिखा कि मैं आपको अपनी कहानी भेज रहा हूँ। मैं दलित परिवार से हूँ, कृपया इस पर ध्यान दीजिएगा। तो उधर से एक पर्ची लिख करके आई। जब वो वहाँ पहुँची उसके बाद कि आप ठीक है आपने लिखा है और दलित होना कोई अतिरिक्त योग्यता नहीं है। सेंटेंस देखिएगा उनका जो उन्होंने लिखा कि दलित होना कोई अतिरिक्त योग्यता नहीं है, आपकी रचना पर विचार करेंगे। वो बात मुझे इतनी बुरी लगी, मन में इतना दुख हुआ उसको। मैंने मन में आया उनसे कह दूं कि दलित आपके लिए तो दलित होना ही कोई मायने नहीं रखता है। आपको जब हमारी आवश्यकता होती है तब हमारी ज़रूरत है। जैसे जाटों में भी बड़ी सारी जातियां हैं कि जाटों में दोहरे हैं, कुरील हैं और तमाम बना दिए ताकि जीवन भर या आखिरी सांस तक आप एक ना हो सकें। सभी साथी, आदरणीय अशोक सर जो मुझे इस आयोजन में बुलाया, सुबेदा जी, गौतम जी, मैं एक दो बात आपको बता दूं कि मैं मंच से बोलना पालना मुझे नहीं आता है। कहीं कुछ रह जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने कल गौतम जी से भी कहा था कि गौतम जी मैं तो लिख पाता हूँ, आपने मुझे यहाँ कहाँ बुला लिया, ये तो मुझसे कैसे कर पाऊँगा। फिर भी अब चूँकि आ गया हूँ तो दो चार बातें आपके साथ शेयर करूँगा और उसको उसी तरह से स्वीकार करिएगा। मैं 1993 में दिल्ली में आया था, भारत सरकार में ट्रांसलेटर होकर के आया था। लिखना तभी से उसके बाद से ही शुरू किया। कहानियों में पीएचडी की थी तो कहानियाँ बहुत ज़्यादा पढ़नी पड़ी थी, क्योंकि हमारे लोगों को कहानियाँ पीएचडी कोई ऐसे ही नहीं कराता है जैसे सवर्ण जातियों में हो जाती है कि घर में बैठ करके ही वो दूसरे लिख देते हैं और वो पीएचडी हो जाती है। हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो मुझे भी करनी पड़ी थी और वहीं से ज़्यादा पढ़ना पड़ा तो वहीं से कहानियाँ लिखने की आदत बन गई। तो मैंने एक अपनी उन दिनों एक कहानी पत्रिका में भेजी थी, कथाबिंब नाम की पत्रिका निकलती थी, उनके संपादक कायस्थ थे। सो मैंने उन दिनों जितना लिखना जानता था मैंने लिखा कि मैं आपको अपनी कहानी भेज रहा हूँ। मैं दलित परिवार से हूँ, कृपया इस पर ध्यान दीजिएगा। तो उधर से एक पर्ची लिख करके आई। जब वो वहाँ पहुँची उसके बाद कि आप ठीक है आपने लिखा है और दलित होना कोई अतिरिक्त योग्यता नहीं है। सेंटेंस देखिएगा उनका जो उन्होंने लिखा कि दलित होना कोई अतिरिक्त योग्यता नहीं है, आपकी रचना पर विचार करेंगे। वो बात मुझे इतनी बुरी लगी, मन में इतना दुख हुआ उसको। मैंने मन में आया उनसे कह दूं कि दलित आपके लिए तो दलित होना ही कोई मायने नहीं रखता है। आपको जब हमारी आवश्यकता होती है तब हमारी ज़रूरतें रहती हैं। मैं गांठ बांध ली उस बात को और ठीक उसके 13 साल बाद उन्हीं की पत्रिका में मेरी कहानी प्रकाशित हुई और कहानी पुरस्कृत भी हुई उन्हीं की पत्रिका में। और कुछ दिनों बाद उनका देहांत हो गया। अभी मैं पत्रिका दूसरे लोग निकाली। प्रसंग मैंने इसलिए बताया कि जब तक आपको किसी की बात लगेगी नहीं, सिर के ऊपर से नहीं निकलनी चाहिए। जो बातें हम अक्सर करते हैं और सिर के ऊपर से निकाल देते हैं, हाँ ठीक है कह ली क्या हुआ, नहीं। उन्होंने कहा था तो हमें अपमानित करने के लिए तो कहा था। फिर उन्हीं के यहाँ जब सम्मान मिला तो मैंने उन्हें वो बात याद नहीं दिलाई, क्योंकि मैं उस तरह उनकी तरह नहीं होना चाहता था कि मैं उन्हें याद दिला देता कि आपने मेरे लिए ऐसे कहा था और आज आपकी पत्रिका में मेरी कहानी पुरस्कृत है, उसको सम्मान मिला है। ये समाज के वे लोग हैं जो आपको अपमानित करने के लिए कई तरह के मार्ग देख लेते हैं। जनवादियों के बारे में लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं कि जनवादी दलितों के बहुत पोषक हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं। मैं कहता हूँ शायद ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं मंच से बड़ी बड़ी बातें नहीं कर पाऊंगा, प्रैक्टिकल बात करूंगा, वो आपको अच्छी भी लगेगी। पिछले दिनों मैंने अपनी एक कहानियों की किताब एक जनवादी जो मार्क्सवादी या कम्युनिस्ट जिन्हें कहते हैं उनको दे दी। शीर्षक था दास्य दलित। उसमें दास्य दलित नाम और दलित संदर्भ की कहानियाँ थी। उन्होंने पढ़ी और एक दिन मुझे फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब ये आपकी कहानियाँ मैंने पढ़ ली हैं, अब जाति कहाँ रह गई है।
उन्होंने मुझे कहा कि अब जाति कहाँ है, जो आप जाति के पीछे इतने पड़े हुए हैं, उसमें आपने जाति को इतना संबोधित किया है, और आपने तो दा से दलित ही लिख दिया, दा से तो कुछ और भी हो सकता था। तो मैंने कहा नहीं, मेरी नज़र में दा से दलित ही है, और आज भी। और आप, उन्होंने कहा नहीं, दलित और जातियों का हैंगओवर है, अब जातियां नहीं रही, आपको दिमाग में कहीं ऐसे लगा हुआ है कि इस तरह से होता है। मैंने कहा नहीं, आप गलत कह रहे हैं। जाति आज पिछले समय की तुलना में 1000 करोड़ गुना ज्यादा बढ़ गई है, बस उसका रूप बदल गया है। रूप ये बदल गया है कि आप कार्यालय में जहां कार्य करते हैं, वहां आपके सामने कोई आपको जाति से नहीं बुलाएगा, वहां आपको पूरन सिंह ही कहेंगे, सम्मान से बुलाया जाएगा। लेकिन जैसे ही आप वहां से हटेंगे और थोड़ी दूर पर जाएंगे तो तुरंत कहेंगे सारा चमट्टा है, चमारी तो है, मैनपुरी का रहने वाला है, चमारी है। तो वहां ये है जाति का असली रूप। वो आपकी सीआरस में नौकरी कर रहे हैं तो इतने कम नंबर देंगे ताकि आपका प्रमोशन ही आसानी से ना हो सके, आपको दूसरी तरह से अपमानित करेंगे, लगेगा नहीं। लेकिन पहले क्या था, सीधा गांव में थे तो कह रही जी चमार को जा रहा हो, जी चमार को है। अब चमार को है ना का ये कोई, अब आपको दूसरी तरह से अपमानित किया जाएगा, और अब जो किया जाएगा उसका आप काट भी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि आपको नौकरी में, परिवारों में, हर तरह से समाज में उस तरह से दबाया जाएगा कि आपको दिखाई ही नहीं देगा और आप दबा दिए जाएंगे। यही आज हो रहा है। मैंने उनसे कहा साहब ऐसा नहीं है कि जातियां हैं, तो बहुत ज़्यादा है। तो कहने नहीं सर, अब कहीं नहीं है। तो मैंने उन्हें एक उदाहरण बताया। मैं उन दिनों असिस्टेंट डायरेक्टर था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। तो हमारे एक केरकट्टा जी थे। केरकट्टा जी अनुसूचित जनजाति में आते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में। उनका प्रमोशन हुआ और वो सीनियर बने और दूसरे ऑफिस में चले गए। तो उनकी जगह एक अवस्थी जी आ गए जो उनकी सीट पर बैठना था। ये आज की बात बता रहा हूँ। आज के समय की जो लोग कहते हैं कि जातिवादी कुछ नहीं है, खूब समर्थ हो, आपके पास गाड़ियां हैं, आपके पास घर बंगला सब है, उस समय की मैं बात बता रहा हूँ। तो अवस्थी जी उनकी सीट पर आए, आने से पहले उन्होंने उस सीट को गंगा जल से धुलवाया। ये आज की बात है, आज की। इसको हम ये कह करके आसानी से नहीं छोड़ देंगे कि ये शर्म की बात है, ये दुख की भी बात है। ये वो समाज है जो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि आज तो सब बराबर हैं। और मैं पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाता, मैं करना भी नहीं जानता। वहाँ तो हद से ज़्यादा ये बातें होती हैं। वहीं उस अवस्थी ने उस सीट को गंगा जल से धुलवाया, और जिस व्यक्ति से गंगा जल मंगवाया था वो हमारी ही जाति का था। जब उसने गंगा जल से धुला दिया तो तो वो व्यक्ति जो मेरी अपनी कास्ट का था वो कहने लगा अब ठीक हो गया, हाँ साहब अब ठीक हुआ। तो अवस्थी से नहीं बोला, मैंने उसको बुलाया, यहाँ बात सुनो। मैं उनका सीनियर था, मैं बात सुनूं कि क्या है, क्या ठीक हो गया, आपने ऐसे क्यों कहा कि ठीक हो गया? अरे साहब वो जो था ना, वो तो एसटी वाला था, एसटी वाले तो हमसे छोटे होते हैं ना। तो ये जो परत दर परत का जो बनाया, सिनेरियो बनाया है, जो एक मापदंड बनाया है, जो जिसने बना दिया वो तो बहुत खुश होता है। जैसे जाटवों में भी बड़ी सारी जातियां हैं कि जाटवों में दोहरे हैं, कुरील हैं, और तमाम बना दिए ताकि जीवन भर या आखिरी सांस तक आप एक ना हो सकें। वो बहुत खुश होता है इन बातों को सुन करके। और जब हम आप कहते हैं कि मैं ना कुरीलों में शादी नहीं करेंगे अपनी बेटी की, मैं वाल्मीकियों में शादी नहीं करेंगे, वो कहते ठीक है आप बिल्कुल सही कर रहे हो, आप यही करी से काम चलेगा। तो साहित्य में हम जो लिखते हैं वो इन्हीं सारी चीज़ों से आता है। मैंने सुमेधा जी से आने से पहले एक रिक्वेस्ट की थी कि सुमेधा जी मुझे भी अपने साथ जोड़ लीजिए, अब तो मेरे पास समय है, मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ, मेरी इस बात पर विचार कीजिएगा। सदा चलिए।